आप इतने अच्छे उम्मीदवार हमें लग रहे हैं, फिर आपने मैथमेटिक्स छोड़ के हिंदी साहित्य क्यों लिया? भारत के किस पड़ोसी देश को हम अपना ब्रदर एनिमी मान सकते हैं? सर, अगर ब्रदर एनिमी मानना हो तो मैं नेपाल को कह सकता हूँ। और पाकिस्तान को क्यों नहीं? पाकिस्तान को इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ एनिमी मानेंगे आप? यदि हम रजनीश का अर्थ चंद्रमा करें तो हमने रजनीश को कैसा शब्द माना? कुछ सरकारें बेरोजगारी भत्ता देने का सोच रही हैं। बेरोजगारी भत्ता दें या साधारण गुणवत्ता वाला रोजगार दें? सर, मैं बेरोजगारी भत्ता को नहीं चुनूंगा, साधारण गुणवत्ता वाला रोजगारी चुनूंगा। कोई वजह नहीं है कि आप मसूरी से पहले कहीं भी रुकें, सीधे मसूरी जाइए इस बार। सर, मैं कम इन? यस, गुड आफ्टरनून सर। नमस्कार। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। बैठिए 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 बैठिए। थैंक यू सर। आपका नाम रजनीश है? यस सर। रजनीश, थोड़ा परिचय दीजिए अपना। सर, मेरा नाम रजनीश पटेल है। मैं उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जिले से आता हूँ। ठीक है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई दिल्ली विश्वविद्यालय के देशबंधु कॉलेज से मैथ्स ऑनर्स में पूरी की। उसके बाद से मैं सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। आपके कॉलेज का क्या नाम बताया आपने? देशबंधु कॉलेज सर। देशबंधु किनको बोलते हैं देशबंधु? सर, जो देश के लिए अच्छा करते हैं, एक उपाधि के तौर पे भी कुछ लोगों के लिए प्रयुक्त की जाती है, जैसे देशबंधु चित्तरंजन दास जी। लेकिन इनकी ये नाम ही था। देशबंधु गुप्ता जी थे, दिल्ली के एक राजनेता थे, उनके लिए इनका नाम ही था। और दीनबंधु कौन है? सर, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भगवान राम के लिए इस उपाधि का प्रयोग कई जगहों पर किया है, दीनबंधु के रूप में, जो कि दीन दुखी जो लोग हैं उनकी पंक्ति बता सकते हैं रामचरितमानस की जहाँ दीनबंधु शब्द का प्रयोग राम के लिए किया गया हो? सर, मैं पंक्ति नहीं याद कर पा रहा हूँ, लेकिन इसका प्रयोग उन्होंने किया है उनके ऊपर। और भगवान राम के लिए उन्होंने और किन शब्दों का प्रयोग किया? कुछ ऐसे विशेषण जो बहुत ही यूनिक किस्म के हैं। सर, एक किसी विशेषण जो बहुत ही यूनिक है, वो गरीब नवाज का कई बार प्रयोग किया उन्होंने। इसके अलावा कृपा निधान एक विशेषण और प्रयोग करते हैं। उसके अलावा रघुकुल नायक। आप इतने अच्छे उम्मीदवार हमें लग रहे हैं, फिर आपने मैथमेटिक्स छोड़ के हिंदी साहित्य क्यों लिया? क्या मैथ्स मतलब आपके साथ न्याय नहीं कर पाया या आप नहीं कर पाए उसके साथ? सर, मैं मैथ्स के साथ न्याय नहीं कर पा रहा था। जब मैंने ग्रेजुएशन में चूज किया था तो मैंने अपनी स्कूल की मैथ्स की परफॉर्मेंस को आधार बनाया था। लेकिन जो एकेडमिक मैथमेटिक्स थी उसके साथ मैं कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट नहीं था। फिर उसको मैं एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट सर कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाह रहा था। और हिंदी को मैंने सिलेबस देखा उसका, और पीछे मेरा हिंदी माध्यम से पढ़ने लिखने का रहा था, तो थोड़ा बहुत परिचित भी था हिंदी से मैं, इसीलिए हिंदी को एक अंकदायी सब्जेक्ट के रूप में आधार बनाया मैंने। रजनीश शब्द का मतलब क्या होता है? सर, रजनीश शब्द का मतलब होता है चंद्रमा के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। अगर इसको हम संधि विच्छेद करें तो रात्रि का ईश्वर के रूप में इसका अर्थ निकलता है। तो यदि हम रजनीश का अर्थ चंद्रमा करें तो हमने रजनीश को कैसा शब्द माना? रूढ़, यौगिक या योग रूढ़? योग रूढ़ कहूंगा मैं, क्योंकि इसका रात्रि का ईश्वर का बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर इसको यौगिक शब्द मान लें तो रजनीश के क्या क्या अर्थ संभव हैं? सर, इसका एक अर्थ ही हो जाएगा कि फिर कोई राजा जैसा व्यक्ति हो सकता है। इसके अलावा ये चीज़ हो सकता है कि कोई नकारात्मकता को दूर करने वाला व्यक्ति, लेकिन फिर वो योग रूढ़ हो जाएगा। सर, ये राजा वाला मैं सोच पा रहा हूँ। ओशो रजनीश को लेकर भारतीय समाज में बहुत तरह की भ्रांतियाँ हैं, जिज्ञासाएं भी रहती हैं। उनके जीवन के बारे में एक वेब सीरीज बहुत प्रसिद्ध हुई हाल ही में। क्या आपने वेब सीरीज देखी है वो, या नाम सुना है? सर, मैंने देखी नहीं, मैं उसको नाम सुना है? सॉरी सर, मैंने नाम भी नहीं सुना। क्या डिस्प्यूट था उनको लेकर? अगर मैं आपसे पूछूं ओशो रजनीश का दर्शन क्या था, तो 3-4 बातें उनके दर्शन के बारे में और 2-3 बातें क्या डिस्प्यूट्स रही उनके साथ, उसके बारे में बताइए। सर, जो उनका दर्शन था वो परंपरागत जो संस्थागत धर्म है, खासतौर से हिंदू धर्म है, उसके जो रूढ़ियाँ हैं, उसमें जो कर्मकांड उसके विरोधी थे। उनका जो मनुष्य की मूल प्रवृत्तियाँ हैं, खासतौर से यौन प्रवृत्तियाँ, उसको खुलेपन से स्वीकार करने के समर्थक थे। अगर मैं सर विवादों की बात करूं तो उन्होंने एक रजनीशपुरम जैसा शहर बनाया था अमेरिका में। कहाँ अमेरिका में? सर, अमेरिका के किस प्रांत में बनाया था वो रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं मैं, लेकिन रजनीशपुरम नाम का एक प्रांत बनाया था। वहाँ पे कुछ वहाँ की सरकार के साथ उनके विवाद रहे थे। फिर उनका जो एक आश्रम है पुणे में, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, वहाँ भी कुछ इशूज़ रहे थे। सरकार के साथ भी उनके संबंध बहुत अच्छे नहीं थे। फिर उनके मृत्यु से संबंधित भी कुछ विवाद की स्थितियाँ रहती। क्या विवाद था? सर, उनकी मृत्यु के कारणों को लेकर था कि उनको हॉस्पिटल क्यों नहीं ले जाया गया। इस प्रकार की कुछ कॉन्स्पिरेशनल थ्योरीज भी आती रहती हैं। उत्तर प्रदेश और गुजरात में पटेल समुदाय पिछले कुछ समय में काफ़ी आंदोलनों के लिए विख्यात रहा, विशेष रूप से गुजरात का पाटीदार मूवमेंट। यस। आपको क्या लगता है कि जो अन्य पिछड़े वर्गों का आंदोलन है, वह आंदोलन दरअसल पिछड़ेपन से उपजता है या प्रभुत्व की कोशिशों के रूप में उभरता है?
सर अगर मैं गुजरात के आंदोलन को आधार बनाऊं तो उसमें एक जो मैं इस पक्ष को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता हूं कि उन्होंने एक संख्या बल को और अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति को कहीं ना कहीं एक आधार बनाया राजनीतिक दबाव बनाने के लिए, क्योंकि वैसे वहाँ पे उनकी स्थिति इतनी पिछड़ी नहीं थी जितनी कि उत्तर प्रदेश और बिहार के उस समुदाय के लोगों की थी। तो एक कारक के रूप में इसको मैं स्वीकार करता हूँ। मैथमेटिकल मॉडलिंग क्या होती है? सर किसी भी घटना को उसको प्रोबेबिलिटी को पता करने के लिए या फिर उसको प्रोजेक्ट करने के लिए क्या रिजल्ट हो सकता है, जो हम एक मॉडल तैयार करते हैं मैथमेटिक्स के बेसिस पे, नंबर्स के बेसिस पे, आंकड़ों के आधार पर, उसको मैथमेटिकल मॉडलिंग है। इंटरपोलेट करना, एक्स्ट्रापोलेट करना और मैथमेटिकल मॉडलिंग करना, इनमें क्या अंतर है? सॉरी सर, मैं इसका रजनीश, आपने एडीआर में काम किया है। यस सर। एडीआर का उपयोग अर्थव्यवस्था में भी होता है, खासतौर पे जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ होती हैं, वित्तीय प्रतिभूतियों, उनके लिए। क्या होता है एडीआर का मतलब? सर एक एडीआर, मैं उस सिक्योरिटीज़ वाले एडीआर का मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन दूसरा जो एडीआर होता है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता है, उसका अच्छा सिक्योरिटीज़ वाले का मतलब मैं याद नहीं कर। अच्छा, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट होता है। यस सर। क्या होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट? सर एक अमेरिकन मूल्य, अगर हम किसी भी, सर एग्जैक्टली मैं उसको टर्म को रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अमेरिकन मूल्य की निवेश से संबंधित होता है ये, वो अमेरिकन करेंसी में जब हम निवेश करना चाहते हैं, इस तरह का कुछ एग्जैक्ट उसके टेक्निकल डेफिनेशन को मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, ये मसाला बॉन्ड भी एक चीज़ होती है, वो भी प्रतिभूति होती है, वो क्या होता है? सर अगर हम निवेश के लिए इंडियन करेंसी का इस्तेमाल करते हैं, इंडियन करेंसी में किसी निवेश को आकर्षित करने के लिए विदेश में जब हम बॉन्ड को जारी करते हैं तो उसे मसाला बॉन्ड कहते हैं। अच्छा, मतलब जो निवेश करने वाला है उसको रुपया देना पड़ता है। यस सर। ठीक है। और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट क्या होता है? सर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट में खासतौर से डॉलर मेन करेंसी के रूप में यूज़ होता है, जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, और ये पूरे वर्ल्ड वाइड से जब हम कलेक्ट करते हैं किसी अमेरिकन या फिर इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट की जगह, वर्ल्ड वाइड जब इसका विस्तार होता है तो उसको ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट कह सकते हैं। अच्छा, आजकल दुनिया में कई सारे उद्योगपतियों के अमीरी क्या सोपान क्रम तय किया जाता है कि ये दुनिया के सबसे अमीर हैं, दूसरे अमीर हैं, वो उनके बाजार में प्रतिभूतियों के मूल्य के आधार पर होता है, और बाजार में अगर प्रतिभूति का मूल्य गिर जाता है तो सोपान क्रम में वो नीचे चले आते हैं, अगर मूल्य बढ़ गया तो सोपान क्रम में ऊपर आते हैं। अमीरी का इस प्रकार से आकलन करना कितना यथार्थपरक है? सर इस तरह के कुछ रिपोर्ट्स से कुछ संस्थाएं पब्लिश करती हैं, और इसमें पूरी रियलिटी तो नहीं होती, क्योंकि ये एक बेसिस होता है जिनके स्टॉक्स किस रेट पे उस समय बिक रहे हैं। जैसे कि अभी कल की घटना है कि इसमें अडानी शेयर्स के मूल्य गिर गए हैं, तो फिर उनकी जो स्थिति है जो कि विश्व के तीसरे स्थान पर थी, वो निश्चित रूप से कम हो जाएगी। तो अगर वो मूल्य के धारक हैं तो इस हिसाब पर कह सकते हैं। वो किस पायदान पे आ गए? सर अभी की रैंकिंग मुझे उनकी नहीं पता है। 7वें पे आ गए। ठीक है। अच्छा, आपने ललित कला अकादमी द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में हिस्सेदारी की थी। यस सर। ये ललित कला अकादमी कब स्थापित हुआ था, क्या काम है इसका? सर ललित कला अकादमी की स्थापना 1950 के आसपास हुई थी, एग्जैक्ट ईयर मुझे नहीं पता सर। इसको उत्तर प्रदेश की एक सरकारी संस्था है जो कि उसके संस्कृति का और कला मंत्रालय के अंदर। ललित कला कहने से क्या, किस चीज़ का बोध होता है? सर जिसमें वो ऐसी कलाओं का जो समूह जो कि सौंदर्य पक्ष को ज़्यादा जोर देता है, एस्थेटिक ब्यूटी को ज़्यादा जोर देता है, उनको ललित कलाओं के अंदर। तो अन्य कौन सी कलाएं हो सकती हैं जो सौंदर्य पर ध्यान नहीं देती? सर जैसे कि साहित्य लेखन हो एक कला मान सकता हूँ मैं, स्पोर्ट्स को भी एक कला मान सकता हूँ। साहित्य सौंदर्य पे ध्यान नहीं देता? सर सौंदर्य पक्ष हावी होता है, लेकिन मुख्य रूप से वो सौंदर्य पक्ष, एस्थेटिक ब्यूटी। अच्छा, ललित कला अकादमी के साथ साथ कुछ एक अन्य संस्थाएं भी स्थापित हुई थी। कितनी संस्थाओं की कल्पना सरकार ने एक साथ की थी? सर नाट्य कला अकादमी थी, उसके अलावा और सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ नाट्य। अच्छा, यूपी में बेरोजगारी बहुत कम हो गई है अन्य प्रांतों, हरियाणा, राजस्थान के मुकाबले, क्या कारण है? सर उत्तर प्रदेश पे जो अभी आंकड़ा आया CMIE का, या फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने जो 2022 में बजट दिया था, उसमें 3% लेके 4% के आंकड़े हैं। उसमें सर दोनों तरफ के कारण हैं। एक तो सरकार ने भी जो निजी निवेश है उसके तहत रोजगार प्रदान किया है। अगर मैं 2022 के बजट के आंकड़े की बात करूं तो 1.5 करोड़ रोजगार निजी क्षेत्र में निर्मित हुए हैं, 50 लाख रोजगार लगभग स्वयं के स्तर पर, और उसके अलावा लगभग 5 लाख पिछले 5 साल में सरकार ने सैलरी बेस्ड रोजगार सरकारी सृजित किए हैं। तो ये रोजगार परक जो आर्थिक प्रगति है यूपी में, क्या इसको पूरे देश में एक मॉडल के रूप में अपनाना चाहिए? सर इसमें मॉडल के रूप में मैं इसको प्रमोट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि क्वालिटी वाइज इसमें कुछ कंसर्न्स हैं।
जैसे कि इसकी जो 85% रोज़गार निर्मित हुआ, या तो वो स्वयं रोज़गार है या फिर निजी क्षेत्र में ऐसा रोज़गार है जहाँ पे लोग हो सकता है कि अपने कार्य से संतुष्ट ना हो और अधिक संभावनाओं के अभाव में उस कार्य को करने में मजबूर हों। और सैलरीज जो एम्प्लॉयज़ हैं वो केवल 15% के आसपास हैं सर, तो इसलिए मैं इसको एज ए मॉडल नहीं प्रमोट करना चाहूँगा। अच्छा, लेकिन एकदम से बेरोजगार होने से तो अच्छा है। कुछ सरकारें बेरोजगारी भत्ता देने का सोच रही हैं। बेरोजगारी भत्ता दें या साधारण गुणवत्ता वाला रोजगार दें, ये दो विकल्प अगर बीच में चुनना हो तो क्या बेहतर है? सर मैं बेरोजगारी भत्ता को नहीं चुनूंगा, साधारण गुणवत्ता वाला रोजगार ही चुनूंगा। तो उस लिहाज से यूपी मॉडल अच्छा है। यस सर, इस लिहाज से अच्छा मानूंगा। तो क्या कारण है केंद्र सरकार यूपी मॉडल को नहीं अपना रही है? इसमें स्किल्ड लेबर की जो सरकार ने कुछ यूपी के मॉडल को अपनाया है, जिसमें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जैसी स्कीम्स हैं, उसको केंद्र सरकार ने अपने स्तर पर प्रमोट करने का प्रयास किया है। इसके अलावा सर केंद्र सरकार की भी कुछ योजनाओं को राज्य सरकार ने अपनाया, वहाँ से सीखा। जैसे कि स्टार्टअप पॉलिसी जो थी उसके आधार पर रोजगार को प्रयास किया जा रहा है। जो स्किल इंडिया मिशन था सर, आप कह रहे हैं केंद्र सरकार कुछ अपना रही है? नहीं सर, मैं कह रहा हूँ केंद्र सरकार की कुछ योजनाओं को उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनाकर रोजगार की स्थिति में सुधार किया है। जैसे कि स्किल इंडिया मिशन जो था, मतलब बाकी राज्य सरकारें केंद्र सरकार की योजना को कारगर रूप से लागू नहीं कर पा रही हैं, इसलिए वहाँ बेरोजगारी ज़्यादा है। जैसे हरियाणा में 37.4% बेरोजगारी है। इसका मतलब कि केंद्र सरकार के कार्यक्रमों को हरियाणा सरकार कारगर रूप से लागू नहीं कर पा रही है। सर मैं हरियाणा में जो बेरोजगारी की स्थिति है उसके कारणों के बारे में अवगत नहीं। कोई बात नहीं, धन्यवाद। रजनीश जी, यस सर। आपने मैथ्स की पढ़ाई की है, क्या मुझे बता सकते हैं हीरोन कौन थे जिन्होंने एक फार्मूला दिया, हीरोन फार्मूला? सुना है आपने? सुना है सर, मैं इस समय लेकिन रिकॉल। अच्छा, मुझे बताइए कि एक ट्रायंगल है और जिसके तीनों साइड दिए गए हैं, कोई परपेंडिकुलर नहीं आपको पता है, तीनों साइड का डायमेंशन पता है, उसका एरिया आपको कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर इसके जो परिमाप है उसको पता करूंगा, तीनों साइड्स का सम करके उसको 2 से डिवाइड करूंगा। फिर एक फार्मूला होता है S √S, S - A, S - B, S - C, इसको मल्टीप्लाई किया जाता है। यही हीरोन फार्मूला है। यस सर, मैं इसके बाद रिकॉल कर पाया। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइए कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़ा होगा आपने, मीन, मीडियन, मोड, तीनों के बीच में क्या संबंध है? मैथमेटिकल संबंध बना सकते हैं? यस सर, मीन जो होता है वो एवरेज होता है। मैं डेफिनेशन नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि तीनों के बीच में इंटर रिलेशनशिप क्या है? कोई फार्मूला बता सकते हैं जिससे इस्टेब्लिश हो कि इसमें, जैसे कि हमें अगर मोड निकालना हो और मीडियन और मीन का हमें पता हो तो क्या मैथमेटिकल फार्मूला होगा जिससे हम मोड निकाल सकते हैं? सर मैं फार्मूला रिकॉल नहीं कर पाया। चलिए कोई बात नहीं, चलिए कुछ अन्य विषयों पे आपसे बात करते हैं। मुझे 2 उदाहरण अपने व्यक्तिगत जीवन से बताइए जहां अगर आप हस्तक्षेप करते तो सिचुएशन बेहतर हो सकती थी, लेकिन आपके अंदर का डर आपको वहां से भागने पर मजबूर कर गया और सिचुएशन वहां ख़राब हो गई। आप प्रश्न समझ पा रहे हैं? यस सर। हाँ, 2 सिचुएशन बताइए अपने जीवन से। सर एक तो मैं अपने जीवन से ही आधार बनाऊंगा, जिसमें कि मैंने क्लास 12th के बाद मेरी बहुत ज़्यादा रुचि नहीं थी कि इंजीनियरिंग परीक्षा के लिए तैयारी करूं, तो उसमें मैंने 1 साल गैप लिया क्योंकि परिवार के दबाव में आके या फिर और शिक्षकों और उस एनवायरनमेंट के दबाव में आके मैं अपने मन के अनुसार उस निर्णय को नहीं ले पाया। यहाँ पे अगर मैं अपने मन के अनुसार निर्णय लेता तो उस स्थिति सही हो सकती थी। दूसरा सर, मेरा प्रश्न था डर, आप शायद प्रश्न नहीं समझे ठीक से। मैं कह रहा हूँ डर के कारण आप उस सिचुएशन से बाहर आ गए, अगर आप हस्तक्षेप करते तो सिचुएशन बेहतर हो सकती थी। सर ऐसी बड़ी घटना तो कोई मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन एक घटना है जब मैं यात्रा कर रहा था, दिल्ली से घर की यात्रा कर रहा था, तब रास्ते में लखनऊ के आसपास ट्रेन एक जगह रुकी थी और वहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई मिली थी, कटी हुई, जो कि एक्सीडेंट से हुई थी। सर उसकी इन्फॉर्मेशन मैंने एक सिपाही को आके देने की कोशिश की थी, लेकिन फिर उसने बिल्कुल ही इनकार कर दिया कि सुनने से, और उसके बाद फिर मैं आगे उस डर के चलते या किसी भी कारण से उसको फर्दर आगे नहीं बढ़ पाया। तो मुझे लगता है कि अगर मैं आगे उसको जाता बिना डर के और फिर अपनी ट्रेन छूटने का भी डर नहीं रहता तो फिर उस पर आगे कार्रवाई हो पाती और चीज़ें आगे आ सकती थी। ठीक है, मेरा अंतिम प्रश्न है आपसे, चूँकि आप आरक्षण की जो पॉलिसी है उसके लाभार्थी भी हैं, मुझे ये बताइए, पहले कहा जाता था कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, अब जैसे EWS को 10% रिजर्वेशन मिल गया, क्या आप कहा जा सकता है भारत आरक्षण प्रधान देश है? नहीं सर, मैं इस तरह की शब्दावलियों से बचूंगा, आरक्षण प्रधान देश नहीं कहूँगा, लेकिन इसको मैं सकारात्मक कार्रवाई से जोड़कर देखूंगा। और भारत एक कल्याणकारी राज्य है और इस कल्याणकारी राज्य का दायित्व होता है कि विकास के क्रम में जो लोग पीछे छूट जाते हैं उनको साथ लेकर चलने के लिए वो प्रयास करें, और इसका अधिदेश हमारे संविधान से ही मिलता है सर। ठीक।
रजनीश, यस मैम। इंडिया का लेटेस्ट टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? मैम एक रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में मैं याद कर पा रहा हूँ। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? मैम डिस्ट्रिक्ट याद नहीं कर पा रहा हूँ। कौन सा टाइगर रिजर्व है ये? किस नंबर पे लेटेस्ट? कितने हो गए आप हमारे पास? मैम जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, अगर 65th आई थिंक। 54th। टाइगर रिजर्व जब किसी जगह को डिक्लेयर करते हैं तो कौन से एक्ट के अंडर करते हैं? मैम मैं बहुत श्योर नहीं हूँ, लेकिन अगर गेस करूँ तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। एक बार देख लीजिएगा आप इसको। ठीक है। यूपी से आते हैं आप। केन बेतवा लिंक जो है योजना, उस पर बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा है, अभी क्या स्टेटस है उसका? मैम कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बीच इसको आगे बढ़ाने की बात हुई है, जो इसमें एक नहर का निर्माण करना है और उस पर डैम बनाया जाना है केन और बेतवा के बीच में। क्लियरेंसेस मिल गए हैं सारे? मैम उसमें कुछ क्लियरेंसेस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ केसेस चल रहे हैं और उसके जो फाइनल एनवायरमेंटल क्लियरेंस है वो नहीं मिल पाया, इसी के चलते विवाद है। खासतौर से वहाँ पे पन्ना टाइगर रिजर्व है, जो उसके कुछ क्षेत्र के इसमें शामिल होने की आशंका है और जिससे कि एनवायरमेंटल कॉस्ट को लेकर इशूज आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्योंकि एनवायरमेंटल कॉस्ट का इशू है, बहुत ज़बरदस्त एनवायरमेंटल कॉस्ट हो सकती है, ऐसे में ये लिंक आगे बढ़ना इसको लेके कितना समझदारी का काम होगा? मैम हमें विकास और पर्यावरण के बीच में संतुलन साधने की ज़रूरत है और जो बुंदेलखंड का क्षेत्र रहा है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच, उसकी एक बड़ी समस्या रही है पानी की कमी। लोगों को पीने के पानी तक की चुनौती का सामना करना पड़ता है। अगर हम इस प्रोजेक्ट के साथ आगे बढ़ते, ना सिर्फ पानी की कमी पूरी होगी, कृषि अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी, बल्कि वहाँ पे विद्युत उत्पादन जैसी संभावनाएं बढ़ेंगी और अर्थव्यवस्था का विकास होगा। एक्सपर्ट रिपोर्ट कहती है कि केन नॉन पेरिनियल रिवर है, जो कि बेतवा के अपनी ज़रूरत भी पूरी नहीं कर पाएगी, पूरे बुंदेलखंड की तो बात ही छोड़ दीजिए। मैम ये आरोप लगाया जाता है इस तरह के, लेकिन सरकार अगर उस प्रोजेक्ट के साथ आगे बढ़ रही है तो उन्होंने भी प्रोजेक्ट की डिटेल रिसर्च करी होगी और एनालिसिस किया होगा। तो फिर पूरे एक रिज़र्व को हम एक तरीके से उसको ख़राब कर देंगे। 2009 में टाइगर ख़त्म हो गए थे पन्ना टाइगर रिजर्व से, वहाँ से मेहनत करके हम यहाँ तक लेके आए हैं उसे, और वापस से अब हम कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, हम ये लिंक प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करते हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। फिर से टाइगर अगर ख़त्म होते हैं तो हम अफ्रीका से मंगा लेंगे, वो तो हम कर ही सकते हैं। मैम पन्ना टाइगर रिजर्व को पूरी तरह से ख़त्म करने की बजाय अगर कुछ क्षेत्र इसमें शामिल हो रहा है तो उसके किसी दूसरे क्षेत्र में उसका प्रसार किया जा सकता है। उसका क्षेत्र दूसरे क्षेत्र पे तो प्रसार वैसे भी करना है, क्योंकि इंडिया का जो COP 15 है उसके अंतर्गत 30/30 जो एम है उसमें तो पहले से ही सरकार को करना ही था। इसको कॉम्पनसेशन की तरह क्यों दिखाया जा रहा है कि ये लिंक प्रोजेक्ट के कॉम्पनसेशन के लिए हम कर रहे हैं? वो तो सरकार वैसे भी करने वाली थी। यस मैम, इसको तो कंपनसेट करने के साथ साथ हम 30/30 का जो प्रोजेक्ट है, जहाँ पे अन्य हमारे वन्यजीव अभ्यारण्य नेशनल पार्क्स हैं, वहाँ पे हम विस्तार करके कर सकते हैं। यहाँ एक स्पेसिफिक सिचुएशन बन गई जहाँ पे हमारा पार्क्स की जो वर्तमान क्षेत्रफल है उसको ही बनाना चुनौतीपूर्ण है, तो इसको हम कंपनसेट के रूप में आगे चल सकते हैं। अच्छा ठीक है। मेरा आपसे आखिरी सवाल रहेगा, आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ, क्या इसमें राइट टू डेथ भी है? यस मैम, कुछ खास स्थितियों में जैसे कि पैसिव यूथेनेसिया के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने इसको आर्टिकल 21 के अंतर्गत स्वीकार किया है, जबकि किसी की लिविंग डॉक्यूमेंट जिसको डेथ जीते हुए अगर कोई अपना विल लिखना चाहता है, लिविंग विल कहते हैं, तो उसके अंतर्गत हम इसको शामिल कर सकते हैं। तो अगर राइट टू डेथ सरकार मान रही है कि ये फंडामेंटल राइट है, तो एक्टिव यूथेनेसिया या सुसाइड का जो अधिकार है वो क्यों नहीं दे रही है? मैम दोनों जगह परिस्थितियाँ अलग हैं। जो पैसिव यूथेनेसिया के लिए सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं, उसमें एक ऐसी स्थिति है जबकि लाइफ सपोर्ट सिस्टम के बिना कोई आदमी जीवित रहने में अक्षम ये है। तो आप पैसिव यूथेनेसिया ने आपने मुझे एक्सप्लेन किया। एक्टिव यूथेनेसिया को भी देने में क्या परेशानी है सरकार को? मैम एक्टिव यूथेनेसिया कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, मतलब उसको मृत्यु ग्रहण करने के बजाय किसी ड्रग्स के थ्रू, इस तरह की चीज़ों को लेकर। तो पैसिव में भी हम लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा के वो अननेचुरली हुआ, लाइफ सपोर्ट सिस्टम से तो चल ही रहा है, जिंदा ही है। यस मैम, इसमें गाइडलाइंस बनाने, सुप्रीम कोर्ट ने एक सरकार से विधान बनाने के लिए रिक्वेस्ट की थी, लेकिन अभी विधान तैयार नहीं हो पाया, तो पैसिव यूथेनेसिया को ही अभी तक एक्सेप्ट किया गया है, उसके केसेस आगे चल। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। रजनीश, भारत के किस पड़ोसी देश को हम अपना ब्रदर एनिमी मान सकते हैं? सर अगर ब्रदर एनिमी मानना हो तो मैं नेपाल को कह सकता हूँ। नेपाल को? और पाकिस्तान को क्यों नहीं? सर ब्रदर एनिमी इसलिए नहीं, पाकिस्तान को इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ एनिमी मानेंगे आप? सर एनिमी तो नहीं कहूँगा, एडवर्स कंट्री ज़रूर कहूँगा।
मैं किसी भी देश को भारत के संदर्भ में एनिमी कहने से बचूंगा, लेकिन पाकिस्तान को इसलिए मैंने नहीं चुना कि शुरू से कभी भी ब्रदर जैसे संबंध हमारे नहीं रहे थे, और बंटवारे के बाद से लगभग स्थितियाँ हम तो एडवर्स एक ही देश थे। यस सर। लेकिन भाईचारा नहीं रहा शुरुआत से। यस। अच्छा, अभी इंडस वाटर्स ट्रीटी को लेकर क्या विवाद हो रहा है? सर, भारत ने उसमें उस ट्रीटी के प्रावधानों को फिर से रिविजिट करने के लिए रिक्वेस्ट किया है। भारत का आरोप है कि पाकिस्तान ने यूनिलैटरल एक्शंस लिए हैं, खासतौर से आर्बिट्रेशन की जो बात की थी। जम्मू कश्मीर में 2 हमने प्रोजेक्ट्स बनाए थे जो कि प्रावधान, जो इंडस वाटर ट्रीटी के प्रावधान हैं उसके बिल्कुल अनुरूप थे, फिर भी पाकिस्तान ने उस पर आर्बिट्रेशन की मांग की थी। अगर पाकिस्तान को आर्बिट्रेशन करना ही था तो उसे किस संस्था के पास जाना चाहिए था? सर सॉरी, इंडस वाटर ट्रीटी किसकी मध्यस्थता से साइन हुई थी? सर 1960 में वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता। वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता, ठीक है। आप मुझे ये बताइए, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा राज्य है, क्या इसको विभाजित किया जाना चाहिए? तो और किया जाना चाहिए तो कितने भागों में? सर, मैं इसके विभाजन का समर्थक नहीं हूँ, क्योंकि एक तो इसकी कोई बहुत पॉपुलर डिमांड नहीं है, दूसरा सर इस इकोनॉमिकली कितना सस्टेन कर पाएंगे। इसके कुछ पिछड़े क्षेत्र जैसे कि बुंदेलखंड, पूर्वांचल या फिर अवध का जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली डिपेंडेंट है। आपको नहीं लगता कि जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश है, बुंदेलखंड का जो एरिया है, ये लगातार उपेक्षा का शिकार हुए हैं, और अगर ये अलग प्रदेश बन जाएंगे तो ज़रूर यहाँ विकास की गति में तेज़ी आएगी? सर, उपेक्षा के जो शिकार हुए हैं उस उपेक्षा को दूर करने के लिए सरकार प्रयास कर सकती है, विशेष ध्यान दिया जा सकता है। और एक बड़ी स्टेट होने का उत्तर प्रदेश को ये फ़ायदा हो सकता है कि वो अपने कुछ रिसोर्सफुल एरियाज से वहाँ से रिसोर्स को डाइवर्ट कर सकता है पूर्वांचल और बुंदेलखंड के लिए। तो इस बड़े राज्य का फ़ायदा हम गंवा देंगे अगर हम उस उत्तर प्रदेश को छोड़। आजकल हम लोग काफ़ी ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में सुनते हैं, क्या है ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट्स? सर, ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट्स का संदर्भ खासतौर से रिन्यूएबल एनर्जी के संदर्भ में लिया जाता है, जो पर्यावरण अनुकूल जितनी भी चीज़ें होती हैं उसके संदर्भ में होता है। जैसे कि मैं बात करूं तो गाज़ियाबाद की जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसने ग्रीन बॉन्ड्स जारी किए थे, तो इस तरह की चीज़ें। अभी प्रधानमंत्री जी ने परीक्षा पे चर्चा की और उन्होंने बच्चों को सलाह दी कि आप लोग डिजिटल फास्ट रखिए। क्या है डिजिटल फास्ट? सर, इस टर्म के बारे में मैं नहीं जानकारी है। चलिए, आप मैथ्स के विद्यार्थी भी हैं, इमेजिनरी नंबर्स का क्या रोल है मैथ्स में? इमेजिनरी नंबर्स सर, इसके रोल को लेकर मैं बहुत आई क्या है? आई स्क्वायर? सर, आई स्क्वायर जो होगा वो -1 होगा। क्या बोलते हैं उसको? सर, आयोटा। आयोटा, यस आयोटा। तो ये अगर हम मैथ्स में यूज़ करेंगे तो हम आई यूज़ करते हैं, अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इसको यूज़ किया जाता है तो जे यूज़ किया जाता है। ऐसा क्यों? सॉरी सर, मैं इसका पता नहीं। धन्यवाद सर। रजनीश, ये बताइए कि साहित्य की परिभाषा तो ये है कि जो जिसमें सहित का भाव हो, यानी समाज के हित का भाव हो, लेकिन रीतिकाल के साहित्य को पढ़कर अक्सर ऐसा लगता है कि उसमें साहित्य वाला भाव है नहीं। जैसे पद्माकर की कविताएं पढ़ें या बिहारी की कुछ कविताएं पढ़ें तो उसमें केवल भोगवादी श्रृंगार दिखता है कई कविताओं में। क्या तरीका है कि हम उसे साहित्य मान लें, या आपकी राय में उसको साहित्य से बाहर कर देना चाहिए? सर, मैं उसे साहित्य से बाहर नहीं करूँगा, क्योंकि उसमें साहित्य के उतना भाव भले नज़र ना आता हो लेकिन कुछ मात्रा में नज़र आता है। जैसे बिहारी जी की एक कविता है कि अली कली ही सी बद्दो, उसमें राज्य के प्रति चिंता व्यक्त नज़र आती है। नहीं, जैसे कहत नरत रिजत खिजत जो कविता है बिहारी जी की, उसे कैसे साहित्य की परिभाषा में आप शामिल करेंगे? सर, क्योंकि इसमें एक सौंदर्य का पक्ष है और इसके अलावा सर इसमें जो शब्द और अर्थ के बीच जो द्वंद्व रहता है वो भी। अगर सौंदर्य के पक्ष से तय होगा तो फिर तो कोई गाना जैसे बेबी डॉल में सोने की, वो भी सौंदर्य का पक्ष है, वो भी साहित्य हो जाएगा। सर, मैं इसे गुणवत्तापूर्ण साहित्य नहीं मानूंगा, लेकिन अगर साहित्य की एक विस्तार परिभाषा लें, हम व्यापक परिभाषा लें, तो उसके अंदर समाहित कर सकते हैं। हमें साहित्य में एक बात और दिखती है कि कई कवियों ने आदिकाल में, थोड़ा बहुत भक्ति काल में भी, रीति काल में भी, कि वो जिक्र करते हैं भक्ति का लेकिन उसमें श्रृंगार का झोंक लगा देते हैं। ये आरोप मुख्य रूप से विद्यापति की पदावली पे लगता रहा है और आचार्य शुक्ल ने इसके बारे में काफी कठोर शब्दावली का प्रयोग भी किया। संस्कृत की ओर बढ़े तो जयदेव की जो पुस्तकें हैं उन पे ऐसा आरोप लगता है। क्यों ऐसा ट्रेंड है हमारे साहित्य में? साहित्य में ऐसा क्यों नहीं हुआ कि श्रृंगार श्रृंगार के रूप में हो, भक्ति भक्ति के रूप में है? इनको मिक्स क्यों किया गया? सर, एक तो कारण ये है कि दोनों के जो अस्थायी भाव हैं उनके बीच में बहुत माइन्यूट डिफरेंस रहता है और उस रेखा को कई बार हो सकता है कि लेखक भी या कभी भी
इधर से उधर हो जाते हों और इससे कन्फ्यूज़न की स्थिति बनती है। दूसरा सर, कई बार एक आराध्य के साथ प्रेम जैसे भाव भक्ति आंदोलन में रहे और फिर वो किस स्तर पर हैं, क्योंकि भक्ति जो आंदोलन था वो आत्मिक स्तर पर था, हर व्यक्ति की अपना आंदोलन था। और यहाँ पे व्यक्ति किस रूप में अपने भगवान को देखता है, तो उस आधार पे भी कोई श्रृंगार के रूप में जैसे मीराबाई जी हैं या फिर विद्यापति जी हैं, तो इस आधार पे श्रृंगार का पक्ष भी उसमें शामिल हो जाता है। नई कविता में नया क्या था? सर, नई कविता में नया था कि चीज़ों को यथार्थवादी दृष्टिकोण से देखनी चाहिए। भोगा हुआ यथार्थ जो था वो एक उसकी विशिष्टता थी, जिसमें लोग अपने जीवन के अनुभवों को अपने साहित्य में शामिल कर रहे थे। ठीक है रजनीश, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। अब आप जा सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। टीम दृष्टि पेश करती है आईएएस की तैयारी का अनूठा और स्थायी ऑनलाइन विकल्प, क्योंकि अब दिल्ली का क्लासरूम आ गया है आपके मोबाइल में। कोर्स में एडमिशन और लाइव क्लासेस के लिए डाउनलोड करें दृष्टि लर्निंग ऐप या हमें फ़ोन करें दिए गए फ़ोन नंबर्स पर। आइए रजनीश, आइए बैठिए। ये आपका अटेम्प्ट कौन सा है? 3rd अटेम्प्ट सर। और इंटरव्यू? 2nd सर। पिछली बार कितने मार्क्स से? 160। मुझे ध्यान है पिछली बार आपका इंटरव्यू मैंने लिया था ना? यस सर। और आपका तब भी काफ़ी अच्छा था, इस बार तो बहुत ही अच्छा है। पिछली बार आपका इंटरव्यू ठीक हुआ था यूपीएससी में? नहीं सर। हाँ, इसीलिए बन सकती है, क्योंकि आपका लेवल जो है जेन्युइन लेवल वो 180 से कम तो किसी हाल में नहीं है। मतलब 175 से 195 आपका एक नॉर्मल लेवल है। दिन आपका हो तो फिर 200 भी हो सकता है, लेकिन 195 तक आपके मार्क्स आए तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बहुत बढ़िया। आपकी एंट्री शानदार है, ड्रेसिंग शानदार है, सिटिंग शानदार है, एक्सप्रेशन बहुत अच्छा है, मोडेस्टी भी आप में है, फर्मनेस भी है, एनालिसिस बड़ा अच्छा है, सब चीज़ें बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ओशो पे ठीक था, मतलब कुछ उनके बुक्स वगैरह के नाम देख लेना, मुझे उम्मीद है कि पता ही होगा आपको, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ केयरफुल रहने के लिए। हिंदी साहित्य बहुत ज़्यादा नहीं बात हुई, लेकिन ठीक है। अंत में जो सवाल पूछे वो आपको पता ही है सारे, मैंने 2-3 पूछे देखने के लिए कि आपको आइडिया है या नहीं, सिर्फ टच किया देखने के लिए, आपको आइडिया था चीज़ों का, तो अच्छा है। पाटीदार मूवमेंट पर भी आपका ठीक था, इन सब चीज़ों को देख लीजिएगा। ऐसी पटेल का योगदान इतिहास में क्या है वो ठीक से देख लीजिएगा, देख लिया आपने। ललित कला पे थोड़ा सा और बेहतर उत्तर दे सकते थे, और एकेडमीज जो हैं उनका एक बार इतिहास देख लीजिए। ठीक है। ललित कला का विरोधी शब्द है उपयोगी कला। फाइन आर्ट और यूटिलिटेरियन आर्ट को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो कोई भी आर्ट पीस, जैसे ये गिलास भी तो आर्ट ही है ना, शीशे को इतना सुंदर तरीके से बना देना आर्ट तो है, पर ये आर्ट यूटिलिटी के लिए है कि पानी पीना है तो गिलास चाहिए। अब इसी शीशे को बिना ऐसी बाध्यता के कि इससे काम निकालना है, अगर केवल सौंदर्य की निगाह से कुछ बनाएंगे तो वो ललित कला हो जाएगी। ठीक है। तो ललित कला के आदमी के बाहर आप जो पत्थर की देखेंगे कुछ क्या कहना चाहिए कलाकृतियाँ, वो किसी काम नहीं आएंगे आपके, वो केवल एस्थेटिक्स के लिए है। तो जो प्योरली एस्थेटिक्स का है वो ललित कला है, और जो यूटिलिटी का है वो उसका विरोधी पक्ष मानते हैं। और कहीं कहीं चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी जो यूटिलिटी में भी आती हैं और बहुत एस्थेटिकली साउंड भी होती हैं। तो एकेडमीज़ के बारे में देख लीजिए। एडीआर क्योंकि आपने लिखा है तो इलेक्टोरल केसेस जितने भी अब तक हुए हैं सबको ध्यान से पढ़ लीजिए, और इकोनॉमी में एडीआर जीडीआर का जो डिफरेंस है वो सब देखा ही होगा आपने, है ना? देखना है सर, देख लो, देख लीजिएगा। आपके मन में कोई जिज्ञासा? सर नहीं है सर। ठीक है, मतलब कोई वजह नहीं है कि आप मसूरी से पहले कहीं भी रुकें, सीधे मसूरी जाइए इस बार। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू।